ओम ओम ओम। आज का ये मेरा लगभग तीसरा वीडियो है। आज का तीसरा वीडियो है मेडिवल हिस्ट्री का, जिसमें हम मध्यकालीन इतिहास का आज का ये तीसरा वीडियो है, जिसमें हम मध्यकालीन इतिहास का लेक्चर नंबर 7 से लेकर 9 तक के तथ्यों को देखेंगे। जो नोट्स है उसको पढ़ेंगे, ठीक है। हर एक बिंदु को 2 बार पढ़ेंगे, ठीक है। और ये सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज तीसरा वीडियो है और क्लास नंबर 7 से लेकर 9 तक के तथ्यों को देखेंगे, ठीक है। शुरू करते हैं। नंबर 7 है। आज हम मोहम्मद गोरी से संबंधित तथ्यों को देखेंगे। आज हम मोहम्मद गोरी से संबंधित जितना भी तथ्य है सबको देखेंगे। गजनवी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हुआ। गजनवी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हुआ। 1030 से लेकर 1162 तक, यानी 162 वर्ष अफगानिस्तान में कोई नया वंश या कोई नया राजा नहीं बना, क्योंकि अफगानिस्तान में सुल्तान सल्जुक नामक जातियों का प्रभाव सर्वाधिक बढ़ गया था। 1030 से लेकर 1162 तक, यानी 162 वर्ष अफगानिस्तान में कोई नया वंश या कोई नया राजा नहीं बना, क्योंकि अफगानिस्तान में सल्जुक नामक जातियों का प्रभाव सर्वाधिक बढ़ गया था। कुछ दिनों बाद इन सल्जुक जातियों का शक्ति या प्रभाव धीरे धीरे कम होता गया। इसका लाभ उठाया गया। 1163 में अलाउद्दीन जहान शाह ने गोर वंश की स्थापना किया। कुछ दिनों बाद इन सल्जुक जातियों का शक्ति या प्रभाव धीरे धीरे कम होता गया। इसका लाभ उठाया गया। 1163 में अलाउद्दीन जहान शाह ने गोर वंश की स्थापना किया। अफगानिस्तान में 2 प्रांत है, गजनी और गोर। अफगानिस्तान में 2 प्रांत है, गजनी और गोर। गजनी में गजनी वंश की स्थापना अल्पतगिन ने किया था। गजनी में गजनी वंश की स्थापना अल्पतगिन ने किया था। गोर में गोर वंश की स्थापना अलाउद्दीन जहान शाह ने किया था। गोर में गोर वंश की स्थापना अलाउद्दीन जहान शाह ने किया था। अलाउद्दीन जहान शाह का निधन 1164 में हो जाता है। अलाउद्दीन जहान शाह का निधन 1164 में हो जाता है। अलाउद्दीन जहान शाह के भाई थे बहालुद्दीन मोहम्मद बिन शाम। अलाउद्दीन जहान शाह के भाई थे बहालुद्दीन मोहम्मद बिन शाम। बहालुद्दीन मोहम्मद बिन शाम के 2 पुत्र थे, गयासुद्दीन मोहम्मद बिन शाम एवं मोइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम। ये दोनों भतीजाओं को कैद करके रखा था जहान शाह ने। बहालुद्दीन मोहम्मद बिन शाम के 2 पुत्र थे, गयासुद्दीन मोहम्मद बिन शाम और मोइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम। और इन दोनों भतीजाओं को कैद करके रखा था जहान शाह ने। जहान शाह के मरने के पश्चात इनका पुत्र सैफुद्दीन गोर वंश का 1165 में राजा बना। जैसे ही सैफुद्दीन राजा बना तो अपने दोनों चचेरा भाइयों को आज़ाद कर दिया। जहान शाह के मरने के पश्चात इनका पुत्र सैफुद्दीन गोर वंश का 1165 में राजा बना। जैसे ही सैफुद्दीन राजा बना तो अपने दोनों चचेरा भाइयों को आज़ाद कर दिया। 1172 में सैफुद्दीन की हत्या धोखा से सल्जुकों ने कर डाला। 1172 में सैफुद्दीन की हत्या धोखा से सल्जुकों ने कर डाला। गयासुद्दीन मोहम्मद बिन शाम और मोइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम का संबंध सल्जुक जातियों से अच्छा है, और इन्हीं के कहने पर सल्जुकों ने सैफुद्दीन की हत्या किया। गयासुद्दीन मोहम्मद बिन शाम और मोइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम का संबंध सल्जुक जातियों से अच्छा है, और इन्हीं के कहने पर सल्जुकों ने सैफुद्दीन की हत्या किया। गयासुद्दीन मोहम्मद बिन शाम गोरी के बड़े भाई है। गयासुद्दीन मोहम्मद बिन शाम ये क्या है, गोरी के बड़े भाई है। सल्जुकों के सहयोग से गयासुद्दीन मोहम्मद बिन शाम 1173 में गोर प्रांत का राजा बना। सल्जुकों के सहयोग से गयासुद्दीन मोहम्मद बिन शाम 1173 में गोर प्रांत का राजा बना।
मोइनुद्दीन मोहम्मद बिन साम सल्जुकों के सहयोग से 1173 में गजनी प्रांत का राजा बना। मोइनुद्दीन मोहम्मद बिन साम सल्जुकों के सहयोग से 1173 में गजनी प्रांत का राजा बना। मोइनुद्दीन मोहम्मद बिन साम आगे चलकर शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मोइनुद्दीन मोहम्मद बिन साम आगे चलकर शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मोइनुद्दीन मोहम्मद बिन साम के बड़े भाई थे गयासुद्दीन मोहम्मद बिन साम। मोइनुद्दीन मोहम्मद बिन साम के बड़े भाई थे गयासुद्दीन मोहम्मद बिन साम। अब देखेंगे गोरी का जीवन परिचय। अब देखेंगे गोरी का जीवन परिचय। मोहम्मद गोरी का वास्तविक नाम है शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी का वास्तविक नाम है शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी का जन्म 1149 में अफगानिस्तान के कलात शहर में हुआ। मोहम्मद गोरी का जन्म 1149 में अफगानिस्तान के कलात शहर में हुआ। मोहम्मद गोरी के पिता का नाम बहालुद्दीन मोहम्मद बिन साम है। मोहम्मद गोरी के पिता का नाम बहालुद्दीन मोहम्मद बिन साम था। मोहम्मद गोरी के वंशज संसबनी वंशज से संबंधित थे। मोहम्मद गोरी का वंशज संसबनी वंशज से संबंधित थे। मोहम्मद गोरी का धर्म सुन्नी मुसलमान धर्म को मानते हैं। मोहम्मद गोरी सुन्नी मुसलमान संप्रदाय को मानते हैं। मोहम्मद गोरी ही भारत में इस्लामिक साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। मोहम्मद गोरी ही भारत में इस्लामिक साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक थे। भारत एवं दक्षिण एशिया में मुसलमान शासन की नींव रखने वाला पहला व्यक्ति गोरी था। भारत एवं दक्षिण एशिया में मुसलमान शासन की नींव रखने वाला पहला व्यक्ति मोहम्मद गोरी था। मोहम्मद गोरी का शासनकाल 1173 से 1206 ईस्वी तक था। मोहम्मद गोरी का शासनकाल 1173 से 1206 ईस्वी तक था। गोरी का स्वतंत्र शासनकाल 1202 से 1206 ईस्वी तक माना जाता है। मोहम्मद गोरी का स्वतंत्र शासनकाल 1202 ईस्वी से लेकर 1206 ईस्वी तक माना जाता है। गोरी किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं ले सकता है जब तक इनके बड़े भाई जिंदा रहेंगे तब तक। इसका मतलब गोरी अपने बड़े भाई के अधीन शासन कर रहा है। गोरी किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं ले सकता है जब तक इनके बड़े भाई जिंदा रहेंगे तब तक। इसका मतलब गोरी अपने बड़े भाई के अधीन शासन कर रहा है। गोरी के भाई का निधन 1202 में हुआ। अब गोरी गोर एवं गजनी दोनों जगह का राजा बना। गोरी के भाई का निधन 1202 में हुआ। अब गोरी गोर एवं गजनी दोनों जगह का राजा बना। गोरी भारत में गोमल दारा पार कर प्रवेश किया था। मोहम्मद गोरी भारत में गोमल दारा पार कर प्रवेश किया था। गोरी का भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य केवल इस्लामिक साम्राज्य का विस्तार करना था। गोरी का भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य केवल इस्लामिक साम्राज्य का विस्तार करना था। जब गोरी भारत पर आक्रमण करने की योजना बना रहा था तब भारत की आंतरिक स्थिति क्या था? भारत के भीतर केंद्रीय सत्ता का अभाव ये था, मतलब बढ़िया नेतृत्व नहीं था। भारत छोटे छोटे प्रांतों में विभाजित होकर शासन चला रहा था। भारत में स्वतंत्र रूप से अलग अलग राजा शासन कर रहे हैं एवं वे राजा अपने अपने साम्राज्य के विस्तार को बढ़ाने के लिए आपस में ही लड़ रहे हैं। जब गोरी भारत पर आक्रमण करने की योजना बना रहा था तब भारत की आंतरिक स्थिति क्या थी? आंसर, भारत के भीतर केंद्रीय सत्ता का अभाव था, मतलब बढ़िया नेतृत्व नहीं था। भारत छोटे छोटे प्रांतों में विभाजित होकर शासन चला रहा था। भारत में स्वतंत्र रूप से अलग अलग राजा शासन कर रहे हैं एवं वे राजा अपने अपने साम्राज्य के विस्तार को बढ़ाने के लिए आपस में ही लड़ रहे हैं। जब गोरी भारत पर आक्रमण की योजना बना रहा है तब भारत में कौन कौन राजा का शासन चल रहा था? गुजरात का राजा भीम द्वितीय या मूलराज द्वितीय जो चालुक्य वंश के थे। दिल्ली एवं अजमेर के राजा पृथ्वीराज चौहान था। पृथ्वीराज चौहान का अन्य नाम पृथ्वीराज तृतीय एवं राय पिथौरा भी था। कनौज में राजा जयचंद गढ़वाल वंश से था और जयचंद का मामा था पृथ्वीराज चौहान। बुंदेलखंड
है यूपी एवं एमपी की सीमा पर। बुंदेलखंड का राजा परमारदेव थे, ये चंदेल वंश के हैं और ये चारों राजा राजपूत हैं। जब गौरी भारत पर आक्रमण की योजना बना रहा था तब भारत में कौन कौन राजा का शासन चल रहा था? गुजरात के राजा भीम द्वितीय एवं मूलराज द्वितीय का, ये चालुक्य वंश से थे। दिल्ली एवं अजमेर के राजा पृथ्वीराज चौहान का, पृथ्वीराज चौहान का अन्य नाम पृथ्वीराज तृतीय एवं राय पिथौरा है। फिर 3 नंबर में कन्नौज में राजा जयचंद है, जो जयचंद गढ़वाल वंश से था और जयचंद का मामा था पृथ्वीराज चौहान। 4 नंबर बुंदेलखंड है। बुंदेलखंड यूपी एवं एमपी की सीमा पर है। बुंदेलखंड का राजा परमरदीदेव है, जो चंदेल वंश के हैं और ये चारों राजा राजपूत हैं। गौरी के द्वारा किए गए प्रमुख आक्रमण। पहला आक्रमण 1175 में मुल्तान पर था। मुल्तान में शिया संप्रदाय मानने वाले लोगों की संख्या सर्वाधिक थी, तो गौरी ने इन लोगों को पीटकर सुन्नी धर्म स्वीकार करवाता है और कुछ धन संपत्ति लूटता है और वापस लौट जाता है। गौरी का पहला आक्रमण 1175 में मुल्तान पर था। मुल्तान में शिया संप्रदाय मानने वाले लोगों की संख्या सर्वाधिक थी, तो गौरी ने इन लोगों को पीटकर सुन्नी धर्म स्वीकार करवाता है और कुछ धन संपत्ति लूटता है और वापस लौट जाता है। दूसरा आक्रमण 1176 में भेरा के किला पर था। भेरा के राजा कमालुद्दीन हसन की हत्या कर भेरा किला पर गौरी का अधिकार हो गया। दूसरा आक्रमण गौरी ने 1176 में भेरा के किला पर था। भेरा के राजा कमालुद्दीन हसन की हत्या कर भेरा किला पर गौरी का अधिकार हो गया। गौरी का तीसरा आक्रमण 1178 में भारत में गौरी का पहला हमला पाटन गुजरात पर था। यहाँ के राजा भीम द्वितीय एवं इसकी विधवा माता नायिका देवी ने मिलकर गौरी को माउंट आबू पर्वत देवी पर चढ़ाकर बहुत पिटाई किया। किसी तरह जान बचाकर भागा गौरी। यह गौरी का भारत में पहला हार था। गौरी का तीसरा आक्रमण 1178 में भारत में हुआ। गौरी का पहला हमला पाटन गुजरात पर था। यहाँ के राजा भीम द्वितीय एवं इसकी विधवा माता नायिका देवी ने मिलकर गौरी को माउंट आबू पर्वत देवी पर चढ़ाकर बहुत पिटाई किया। किसी तरह जान बचाकर भागा गौरी। यह गौरी का भारत में पहला हार था। अब मोहम्मद गौरी का अभियान। अब चौथा अभियान मोहम्मद गौरी का 1179 में पेशवाओं पर हमला किया मोहम्मद गौरी ने। यहाँ के राजा अब्दुल मलिक अयाज खान था, जो बिना युद्ध किए गौरी के सामने आत्मसमर्पण कर डाला। पेशावर से भारी मात्रा में संपत्ति लूटा एवं वापस हो गया। मोहम्मद गौरी का चौथा अभियान 1179 में पेशावर पर हमला था। यहाँ के राजा अब्दुल मलिक अयाज खान था, जो बिना युद्ध किए गौरी के सामने आत्मसमर्पण कर डाला। पेशावर से भारी मात्रा में संपत्ति लूटा एवं वापस हो गया। पांचवा आक्रमण 1186 में लाहौर पर हमला था गौरी का। लाहौर के राजा खुसरो मलिक था। यह शिया संप्रदाय का अनुयायी था। सुन्नी संप्रदाय स्वीकार करने के लिए कहता है खुसरो मलिक को, पर यह मना कर देता है, जिसके कारण दोनों आंखें फोड़ देता है और गौरी और कुछ समय बाद हत्या कर देता है खुसरो मलिक को गौरी ने। पांचवा आक्रमण 1186 के लाहौर पर हमला था गौरी का। गौरी के राजा खुसरो मलिक था। यह शिया संप्रदाय का अनुयायी था। सुन्नी संप्रदाय स्वीकार करने के लिए कहता है गौरी। खुसरो मलिक को पर यह मना कर देता है, जिसके कारण दोनों आंखें फोड़ देता है गौरी और कुछ समय बाद हत्या कर देता है खुसरो मलिक का गौरी ने। छठा आक्रमण 1189 में भटिंडा पंजाब पर हमला था गौरी का। भटिंडा में एक किला था जिसका नाम था टाबर हिंद का किला, पृथ्वीराज चौहान का था। इस किला पर गौरी अधिकार करना चाहता है।
टावर हिंद किला के वजह से ही तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का दूसरा युद्ध हुआ लड़ा गया। छठा आक्रमण 1189 में भटिंडा पंजाब पर हमला था। भटिंडा में एक किला था जिसका नाम था टावर हिंद किला, पृथ्वीराज चौहान का था। इस किला पर गौरी अधिकार करना चाहता था। टावर हिंद किला के वजह से ही तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा गया। पृथ्वीराज चौहान की राजधानी दिल्ली में है और यहीं पर रहते हैं। पृथ्वीराज चौहान की राजधानी दिल्ली में है और यहीं पर रहते हैं पृथ्वीराज चौहान। सातवां आक्रमण 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और गौरी के मध्य हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई और गौरी का हार हुआ। सातवां आक्रमण 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और गौरी के मध्य हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई और गौरी का हार हुआ। पृथ्वीराज चौहान के तराइन के युद्ध में दो सेनापति गोविंद राय और स्कंद राय थे। पृथ्वीराज चौहान के तराइन के युद्ध में दो सेनापति गोविंद राय और स्कंद राय था पृथ्वीराज चौहान की ओर से। पृथ्वीराज चौहान को भारत के सभी राजपूत राजा ने समर्थन किया था। पृथ्वीराज चौहान को भारत के सभी राजपूत राजा ने समर्थन किया था तराइन के प्रथम युद्ध में। आठवां आक्रमण 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ। मोहम्मद गौरी का आठवां आक्रमण 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ। तराइन का दूसरा युद्ध पृथ्वीराज चौहान और गौरी के मध्य हुआ। पृथ्वीराज चौहान और गौरी के मध्य हुआ। इसमें पृथ्वीराज चौहान की सेना की संख्या 3 लाख थी। पृथ्वीराज चौहान की सेना की संख्या 3 लाख थी। पृथ्वीराज का समर्थन 3 राजपूत राजाओं ने किया, गोविंद राय, खाडे राय एवं बदमाशा रावल। पृथ्वीराज चौहान के समर्थन 3 राजपूत राजाओं ने किया, गोविंद राय, खाडे राय एवं बदमाश रावल। कुशल सेना का नेतृत्व का भाव था। पृथ्वीराज चौहान के सेना में कुशल सेना के नेतृत्व का भाव था और गौरी की तरफ से में सेना की संख्या मात्र 1,20,000 थी। गौरी की तरफ से सेना की संख्या मात्र 1,20,000 थी। क्यों भारत के अन्य राजपूत राजाओं ने पृथ्वीराज का समर्थन तराइन के दूसरे युद्ध में नहीं किया? क्या वजह है? पहला वजह है जयचंद कनौज के राजा थे और गढ़वाल वंश के राजपूत राजा थे। जयचंद की पुत्री थी संयोगिता, जिसका अन्य नाम तिलोत्तिमा है, और पृथ्वीराज चौहान एक दूसरे से प्रेम करते हैं। क्यों भारत के अन्य राजपूत राजाओं ने पृथ्वीराज का समर्थन तराइन के दूसरे युद्ध में नहीं किया? क्योंकि पहला कारण है जयचंद, क्योंकि जयचंद कनौज के राजा थे और गढ़वाल वंश के राजपूत राजा थे। जयचंद की पुत्री थी संयोगिता। जयचंद की पुत्री थी संयुक्ता और संयुक्ता का अन्य नाम तिलोत्तिमा था। संयुक्ता का अन्य नाम तिलोत्तिमा था। और तिलोत्तिमा और पृथ्वीराज चौहान एक दूसरे को प्रेम करता है। अप्सरा संयोगिता अप्सरा के जैसी खूबसूरत थी और इनको सजने संवरने में 52 दिन लगता है। संयोगिता अप्सरा के जैसे खूबसूरत थी और इनको सजने संवरने में 52 दिन लगता था। इन दोनों के प्रेम प्रसंग की कहानी जयचंद को पता चला तो जयचंद ने सोचा क्यों न संयुक्ता का विवाह किसी अन्य लड़के से कर दिया जाए। शादी करने के लिए जयचंद ने एक स्वयंवर का आयोजन किया और सभी राजाओं को आमंत्रण दिया, लेकिन पृथ्वीराज को निमंत्रण नहीं भेजा। इन दोनों के प्रेम प्रसंग की कहानी जयचंद को पता चला तो जयचंद ने सोचा क्यों न संयुक्ता का विवाह किसी अन्य लड़के से कर दिया जाए। शादी करने के लिए जयचंद ने एक स्वयंवर का आयोजन किया और सभी राजाओं को आमंत्रण किया, लेकिन पृथ्वीराज को निमंत्रण नहीं भेजा। पृथ्वीराज और संयुक्ता एक दूसरे को प्रेम करते हैं। संयुक्ता ने चुपके से एक पत्र पृथ्वीराज के पास लिखा और घोड़े से चलकर पृथ्वीराज आए एवं पूरे भरे स्वयंवर से संयुक्ता को लेकर फरार हो गया। इसी को गंधर्व विवाह कहा जाता है। संयुक्ता ने चुपके से एक पत्र पृथ्वीराज के पास लिखा और घोड़े से चलकर पृथ्वीराज आए एवं भरे स्वयंवर से संयुक्ता को लेकर फरार हो गए। इसी को गंधर्व विवाह कहा जाता है।
तराइन के दूसरे युद्ध में गोरी का समर्थन किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ताजुद्दीन एल्दोज ने, नासरुद्दीन ने, कुबाचा खारबाक ने, इला खमेल ने, मुकल्लाबा ने, बख्तियार खिलजी ने, इल्तुतमिश किया। ये सभी गोरी के गुलाम दास थे। तराइन के दूसरे युद्ध में गोरी का समर्थन किया कुतुबुद्दीन ऐबक, ताजुद्दीन एल्दोज, नासरुद्दीन, कुबाचा खारबाक, इला खमेल, मुकल्लाबा, बख्तियार खिलजी, इल्तुतमिश किया। ये सभी गोरी का गुलाम या दास थे। पृथ्वीराज को गोरी ने 7 दिन तक पकड़कर पंजाब के सिरसा में रखा था। पृथ्वीराज को गोरी ने 7 दिन तक पकड़कर पंजाब के सिरसा में रखा था। 7 दिनों के बाद गोरी ने पृथ्वीराज को घोड़े के पूँछ में बांधकर अपने यहाँ गजनी ले गया। 7 दिनों के बाद गोरी ने पृथ्वीराज को घोड़े के पूँछ में बांधकर अपने यहाँ गजनी ले गया। पृथ्वीराज के परम मित्र एवं राजकवि चंद्रबरदाई को भारत पता चला और यह भागते भागते गजनी पहुँचे। पृथ्वीराज के परम मित्र एवं राजकवि चंद्रबरदाई को पता चला और यह भागते भागते गजनी पहुँचे। पृथ्वीराज चौहान शब्द भेदी बाण चलाने में माहिर है। पृथ्वीराज चौहान शब्द भेदी बाण चलाने में माहिर है। चंद्रबरदाई का कथन है 4 बस 24 गज अंगुल अष्ट प्रधान ता ऊपर सुल्तान है। मत चुको चौहान ये सुनते ही पृथ्वीराज बाण चलाते हैं और गोरी मर जाता है। ये सभी बातों का वर्णन पृथ्वीराज रासों में किया गया है। चंद्रबरदाई का कथन है 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रधान ता ऊपर सुल्तान है। मत चुको चौहान ये सुनते ही पृथ्वीराज बाण चलाते हैं और गोरी मर जाता है। ये सभी बातों का वर्णन पृथ्वीराज रासो पुस्तक में किया गया है। पृथ्वीराज रासो हिंदी महाकाव्य की पहली पुस्तक है। पृथ्वीराज रासो हिंदी महाकाव्य की पहली पुस्तक है और पृथ्वीराज रासो का लेखक चंद्रबरदाई है। 9वां आक्रमण 1194 में चंदावर के युद्ध हुआ। गोरी और जयचंद के मध्य हुआ। चंदावर जगह है कनौज एवं इटावा के मध्य। जयचंद गोरी के हाथों मारा गया और गोरी जीत गया। कनौज को गोरी ने 21 दिन तक लूटा। 9वां आक्रमण 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ। गोरी और जयचंद के मध्य हुआ। चंदावर जगह है कनौज एवं इटावा के मध्य। जयचंद गोरी के हाथों मारा गया और गोरी जीत गया। कनौज को गोरी ने 21 दिनों तक लूटा। 10वां आक्रमण 1196 में बयाना राजस्थान पर हमला था। यहाँ के राजा कुमारपाल ने बिना कोई युद्ध किए गोरी के सामने आत्मसमर्पण कर डाला। 10वां आक्रमण 1196 में बयाना राजस्थान पर हमला था। यहाँ के राजा कुमारपाल ने बिना कोई युद्ध किए गोरी के सामने आत्मसमर्पण कर डाला। 11वां आक्रमण 1196 में ग्वालियर पर हमला किया और यहाँ के राजा सुलक्षण पाल ने गोरी के सामने आत्मसमर्पण कर डाला। 11वां आक्रमण 1196 में ग्वालियर पर हमला किया और यहाँ के राजा सुलक्षण पाल ने गोरी के सामने आत्मसमर्पण कर डाला। गोरी ने 1196 के अभियान के पश्चात भारत की सत्ता अपने दास गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपता है और वापस गजनी चला जाता है। गोरी ने 1196 के अभियान के पश्चात भारत का सत्ता अपने दास या गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपता है और वापस गजनी चला जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक राजा के रूप में नहीं बल्कि गोरी के प्रतिनिधि के रूप में भारत की सत्ता को चला रहे हैं, लेकिन 1206 के बाद ऐबक स्वतंत्र राजा के रूप में भारत के शासन को चलाएंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक राजा के रूप में नहीं बल्कि गोरी के प्रतिनिधि के रूप में भारत की सत्ता को चला रहे हैं, लेकिन 1206 के बाद ऐबक स्वतंत्र राजा के रूप में भारत के शासन को चलाएंगे। 1197 में ऐबक द्वारा गुजरात पर हमला किया गया। गुजरात के राजा भीम द्वितीय को ऐबक ने बुरी तरह से
पीटा एवं पराजित किया। 1197 में ऐबक द्वारा गुजरात पर हमला किया गया। गुजरात के राजा भीम दो को ऐबक ने बुरी तरह से पीटा एवं पराजित किया। भीम द्वितीय 1198 में ऐबक ने बदायूं यूपी एवं कन्नौज यूपी को बुरी तरह से लूटा। 1198 में ऐबक ने बदायूं यूपी एवं कन्नौज यूपी को बुरी तरह से लूटा। 1202 में ऐबक ने बुंदेलखंड के राजा परमदीव पर आक्रमण किया और परमदीदेव को पराजित किया और बुंदेलखंड का नया राजा ऐबक ने हसन अर्नल को बनाया। हसन अर्नल ऐबक का सेनापति था। 1202 में ऐबक ने बुंदेलखंड के राजा परमदीदेव पर आक्रमण किया और परमदीदेव को पराजित किया एवं बुंदेलखंड का नया राजा ऐबक ने हसन अर्नल को बनाया। हसन अर्नल ऐबक का सेनापति था। 1202 में बख्तियार खिलजी ने बिहार पर हमला किया और यह गोरी का गुलाम था, ऐबक का सेनापति था। उस समय बिहार का राजा इंदुमन भीरू की हत्या बख्तियार खिलजी ने किया। 1202 में बख्तियार खिलजी ने बिहार पर हमला किया और यह गोरी का गुलाम था एवं ऐबक का सेनापति था। उस समय बिहार का राजा इंदुमन भीरू की हत्या बख्तियार खिलजी ने किया। 1202 में बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को आधा के हमले कर डाला और 90 लाख बौद्ध ग्रंथों को जलाकर राख कर डाला और 6 माह तक आग की लपट जल रहा था। 1202 में बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को आग के हवाले कर डाला और 90 लाख बौद्ध ग्रंथों को जलाकर राख कर डाला था और 6 माह तक आग की लपट जल रहा था। 1203 में बख्तियार खिलजी बिहार के बाद बंगाल पर हमला किया। उस समय बंगाल के राजा लक्ष्मण सेन इंदिरा महाभांति यज्ञ का आयोजन करवाने लगा ताकि बख्तियार खिलजी के हमले से बचने के लिए। लक्ष्मण सेन डरकर पूर्वी बांग्लादेश में छिपकर शरण लिया बख्तियार खिलजी के डर से। 1203 में बख्तियार खिलजी बिहार के बाद बंगाल पर हमला किया। उस समय बंगाल के राजा लक्ष्मण सेन ने इंदिरा महाशांति यज्ञ का आयोजन करवाने लगा ताकि बख्तियार खिलजी के हमले से बचने के लिए। लक्ष्मण सेन डरकर पूर्वी बांग्लादेश में छिपकर शरण लिया बख्तियार खिलजी के डर से। और बख्तियार खिलजी ने लक्ष्मण सेन की राजधानी लखनौती या गौन या लक्ष्मणावती पर कब्जा कर लिया। और बख्तियार खिलजी ने लक्ष्मण सेन की राजधानी लखनौती या गौन या लक्ष्मणावती पर कब्जा कर लिया। 1202 में बख्तियार खिलजी ने तिब्बत पर हमला किया तो तिब्बत का राजा दिनकर मल्हार भेटिया एवं तिब्बत की जनता ने बख्तियार खिलजी को पकड़कर जमकर पीटा। फिर बख्तियार तिब्बत से जान बचाकर भागे। बख्तियार को इतनी बुरी तरीके से इन्हें पीटा था कि वापस भारत आते आते 1206 में बख्तियार अल्लाह के पास चले गए। इनकी समाधि दिल्ली में गोरी एवं ऐबक ने बनवाया। 1205 में बख्तियार खिलजी ने तिब्बत पर हमला किया तो तिब्बत का राजा दिनकर मल्हार भेटिये एवं तिब्बत की जनता ने बख्तियार खिलजी को पकड़कर जमकर पीटा। फिर बख्तियार तिब्बत से जान बचाकर भागे। बख्तियार को इतनी बुरी तरीके से इन्हें पीटा था कि वापस भारत आते आते 1206 में बख्तियार अल्लाह के पास चले गए। इनकी समाधि दिल्ली में गोरी एवं ऐबक ने बनवाया था। गोरी बख्तियार खिलजी के अंतिम संस्कार के लिए भारत आया एवं अंतिम संस्कार करके वापस गजनी जा रहा था। तब तक पंजाब में दायमक नामक गांव के पास सिंधु नदी के किनारे खुखल जनजाति के लोगों के साथ विद्रोह हुआ और गोरी को खुखल जाति का एक नेता रामलाल खोखर ने पीठ में छुरा भोंककर
मार डाला गया। 15 मार्च 1206 को गोरी बख्तियार खिलजी के अंतिम संस्कार के लिए भारत आया एवं अंतिम संस्कार करके वापस गजनी जा रहा था। तब तक पंजाब में दायमक नामक गांव के पास सिंधु नदी के किनारे खोखर जनजाति के लोगों के साथ विद्रोह हुआ और गोरी को खोखर जाति का एक नेता रामलाल खोखर ने पीठ में छुरा भोंककर गोरी की हत्या कर डाला 15 मार्च 1206 को। गोरी की हत्या कब हुआ? 15 मार्च 1206 को रामलाल खोखर के द्वारा। गोरी को गजनी में ले जाकर दफनाया गया। गोरी मारा गया 15 मार्च 1206 को रामलाल खोखर के द्वारा। 15 मार्च 1206 को रामलाल खोखर के द्वारा। अब पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक रहा। दिल्ली सल्तनत 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक रहा। दिल्ली सल्तनत में कुल 5 राजवंश ने राज किया। पहला गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश एवं पांचवा लोधी वंश। पहला राज किया गुलाम वंश 1206 से लेकर 1290 तक, दूसरा खिलजी वंश 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक, तीसरा तुगलक वंश 1320 से लेकर 1414 तक और चौथा सैयद वंश 1414 से लेकर 1451 तक, पांचवा लोधी वंश 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक राज किया। दिल्ली सल्तनत में कुल 5 राजवंश ने राज किया। गुलाम वंश पहला 1206 से लेकर 1290 तक, दूसरा खिलजी वंश 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक, तीसरा तुगलक वंश 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक, चौथा सैयद वंश 1414 से लेकर 1491 ईस्वी तक, पांचवा लोधी वंश 1451 से लेकर 1520 ईस्वी तक। गुलाम वंश के प्रमुख शासक। गुलाम वंश का शासन रहा 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक। पहला था गुलाम वंश का शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेकर 1210 ईस्वी। आराम शाह मात्र 9 महीने रहा। इल्तुतमिश तीसरा 1211 से लेकर 1236 ईस्वी तक रहा। फिर रुकनुद्दीन फिरोज मात्र 8 महीना रहा। फिर रजिया सुल्तान 1236 से लेकर 1240 तक रहा। फिर बहराम शाह 1240 से लेकर 1242 तक रहा। फिर अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से लेकर 1246 तक रहा। फिर नसरुद्दीन महमूद 1246 से लेकर 1265 तक रहा। फिर बलबन 1265 से लेकर 1287 तक रहा। फिर केकुनवाद 1287 से लेकर 1289 तक रहा। फिर कयूरमर्स 1289 से लेकर 1290 तक रहा। गुलाम वंश के प्रमुख शासक है कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी तक। फिर आराम शाह मात्र 9 महीने रहा। फिर इल्तुतमिश 1211 से लेकर 1236 तक। फिर रुकनुद्दीन फिरोज मात्र 8 माह रहा। फिर रजिया सुल्तान 1236 से लेकर 1240 तक। फिर बहराम शाह 1240 से लेकर 1242 तक। फिर अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से लेकर 1246 तक। फिर 8वां में नसरुद्दीन महमूद फिर 1296 से लेकर 1265 तक रहा। 1246 से लेकर 1256 तक रहा। फिर बलबन 1265 से लेकर 1287 तक रहा। फिर केकुवाड फिर 1287 से लेकर 1292 तक रहा। फिर लास्ट में कयूरमर्स रहा 1289 से लेकर 1290 तक। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेकर 1210 तक गोरी के सबसे वफादार गुलाम दास था। कुतुबुद्दीन ऐबक का जन्म 1150 में अफगानिस्तान के कलात शहर में हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल 1206 से लेकर 1210 तक रहा। गोरी के सबसे वफादार गुलाम या दास था। कुतुबुद्दीन ऐबक का जन्म 1150 में अफगानिस्तान के कलात शहर में हुआ। गोरी के गुलाम बनने से पहले ऐबक गुलाम था। निसापुर अफगानिस्तान के राजा फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी का गुलाम था। इस राजा से गोरी ने 1 लाख जीतल में खरीद कर लाया। गोरी के गुलाम बनने से पहले ऐबक गुलाम था। निसापुर अफगानिस्तान के राजा फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी का गुलाम था। इस राजा से गोरी ने 1 लाख जीतल में खरीद कर लाया। गुलाम वंश की स्थापना ऐबक ने किया। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। गुलाम वंश का अन्य नाम है दास वंश या मामलुक वंश। गुलाम वंश का अन्य नाम है दास वंश या मामलुक वंश। गोरी ने ऐबक को खरीद कर लाया तो पद दिया और अमीर ए आखुर का पद अस्तबल का प्रधान बनाया।
गोरी ने ऐबक को खरीद कर लाया तो पद दिया, अमीर ए आखुर का पद अस्तबल का प्रधान बनाया। ऐबक ने इतिहास के बारे में संपूर्ण जानकारी तबकात ए नासिरी, अरबी भाषा के लेखक मिनहाज उ सिराज, और दूसरा है ताज उल मासिर, अरबी भाषा के लेखक है हसन निजामी। ऐबक के इतिहास के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलता है तबकात ए नासिरी, अरबी भाषा के लेखक मिनहाज उ सिराज है, और ताज उल मासिर, अरबी भाषा के लेखक है हसन निजामी। ऐबक का प्रमुख नाम है ऐबक शब्द का अर्थ है चंद्रमा का देवता। ऐबक शब्द का अर्थ है चंद्रमा का देवता। ऐबक का दूसरा नाम है लाख बख्श, लाखों का दान देने वाला, लाख बख्श, लाखों का दान देने वाला। ऐबक का तीसरा नाम है पील बख्श, हाथियों का दान करते थे। तीसरा नाम है पील बख्श, हाथियों का दान करते हैं। ऐबक को कुरान खाया कहा जाता है। बचपन से कुरान का पाठ सुरीला स्वर में पढ़ते थे, कुरान खान कहा गया है। ऐबक बचपन से कुरान का पाठ सुरीला स्वर में पढ़ते थे। हाथी में द्वितीय कहा गया, उदारवादी विचारधारा के थे। ऐबक को हातिम द्वितीय कहा गया क्योंकि उदारवादी विचारधारा के थे। ऐबक मालिक एवं सिपह सलार कहा गया। ऐबक को एक ईमानदार एवं वफादार थे। मलिक ए सिपह सलार कहा गया ऐबक को क्योंकि एक ईमानदार एवं वफादार थे। इस तरह से आज का जो ये तीसरा वीडियो है ये ख़त्म हो चुका है, जिसमें आज हम लेक्चर नंबर 7 से लेकर 9 तक के जो भी नोट्स हैं, जो भी तथ्य उसको पढ़े हैं और हर एक को दो बार पढ़े हैं, और ये सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी के साथ विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।